गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? सुमित, सियोज, सिमरन, ईशान, सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों। चलिए, तो कल हम लोगों ने ऑर्गन पाइप में रेजोनेंस देखा था। उसमें एक एंड करेक्शन भी होता है। कभी कभी एंड करेक्शन पे भी क्वेश्चन आता है। जब तक बोला ना जाए एंड करेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। क्या है एंड करेक्शन? एंड करेक्शन बच्चों ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गन पाइप है और वो क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और मान लो आप उसे रेजोनेट करा रहे हो, तो जैसे फर्स्ट फर्स्ट जो है, फर्स्ट रेजोनेंस में आप बात करते हो कि L/4 है ना। तो यहां पे एक्चुअली क्या होता है, मान लो रेजोनेंस हो रहा है इसका फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल में। तो होता क्या है कि जो ये एयर कॉलम है, थोड़ा सा ये थोड़ा और ऊपर तक वाइब्रेट होता है। जो उसका माउथ है उसके ऊपर तक जो है वो क्या होता है, मैंने कहा था ना आपको कि स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन कैसे होगा। ट्यूनिंग फॉर्क से एक कॉम्प्रेशन रेरिफेक्शन जोन आएगा और एक रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो थोड़ा सा ये स्टैंडिंग वेव में एंड करेक्शन हम अभी तक नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब बोला जाएगा तो आपको कंसिडर करना है। ये जो थोड़ा सा जितना ऊपर उठ जाता है ये पार्ट, ये आपका है एंड करेक्शन। ठीक है, दिस इज योर एंड करेक्शन ई। इसको आप ई बोलते हो। और ये अपना एल है, ये अपना एल है। और ये पार्ट अपना ई है, इसको आप ई बोलते हो। तो यहां पर अब बच्चों ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। फॉर्मूले में एल प्लस ई जो होगा वो λ/4 होगा। तो कंसिडरिंग द एंड करेक्शन फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की अगर बात कर रहे हो तो इसमें आप लिख सकते हो कि एल प्लस ई, ई इज बेसिकली योर एंड करेक्शन। अब इसकी जो वैल्यू है, ई की वैल्यू होती है 0.3 डी। ई की वैल्यू ध्यान रखिएगा 0.3 डी, जिसमें डी डायमीटर ऑफ द ऑर्गन पाइप है। डी जो है डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप, ये ऑर्गन पाइप का बच्चों डायमीटर है। ठीक है, तो यहां पर L प्लस ई जो है वो बेसिकली λ/4 के बराबर है। ठीक है, तो L प्लस ई जो है अपना λ/4 के बराबर है। इन जनरल भी आप कर सकते हो, है ना, इन जनरल भी कर सकते हो कि भाई L जो है होगा λ/4। नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, 3 λ/4। तो L के जगह पे क्या रहेगा, L प्लस ई। ठीक है, तो इन जनरल अगर आपको लिखना चाहो विथ एंड करेक्शन, आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, F इक्वल टू 2n-1 या 2n+1 V/4। यहां L के जगह L प्लस ई आ जाएगा। फिर ये जनरल हो जाएगा विथ एंड करेक्शन। विथ एंड करेक्शन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए L प्लस ई, इसको हम कुछ L1 बोल देते हैं। ठीक है, इस L1 प्लस L प्लस ई को हमने कुछ L1 बोल दिया है। तो टोटल L1 जो है वो ये है। जस्ट इसके कंसेक्यूटिव वाला जो होगा L2 फॉर सेकेंड हार्मोनिक में, तो फॉर सेकेंड हार्मोनिक मान लेते हैं वो L2 है। तो L2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 λ/4। तो L प्लस ई या L1 प्लस ई जो बोल रहे हो,
ठीक है। तो खैर ये जनरल है, यहां पे ई की वैल्यू आपको बता दी। अगर ओपन ऑर्गन पाइप हो तो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ होगा। ओपन ऑर्गन पाइप में देखो दोनों तरफ होगा, है कि नहीं, इधर भी होगा और इधर भी। तो जैसे फर्स्ट आप लेते हो तो ये है, तो यहां पर भी ई होगा और यहां पर भी ई होगा, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कि L प्लस टू ई इक्वल टू लैम्डा। L प्लस टू ई इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा क्या, λ/4, λ/4 मतलब λ/2। L प्लस टू ई इक्वल टू λ/2। एंड करेक्शन क्या होता है, देखिए एंड करेक्शन ये होता है कि मैंने कहा कि यहां पे जो रेजोनेंस होगा और ये वाइब्रेटिंग, जो भी मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करके जो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन करेंगे वो ऑर्गन पाइप से थोड़ा ऊपर बनते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनते हैं। जनरली हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, बट क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको अगर दिया जाए तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। L प्लस टू इक्वल टू λ/2, है ना। इन जनरल F को आप क्या लिख सकते हो, N V/2 L प्लस टू ई ओपन ऑर्गन पाइप में, है ना, कंसिडरिंग एंड करेक्शन। तो कंसिडरिंग एंड करेक्शन आप ओपन ऑर्गन पाइप में ये लिख सकते हो। ये सबको क्लियर है। तो कभी भी आपको एंड करेक्शन के साथ बोला जाएगा तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ई को, जो 0.3 डी होता है। क्लियर है। जैसे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं अब। हाँ, उससे पहले रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। मान लीजिए एक वेव है, वो वेव पल्स किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। भाई विवेक, मैंने बता दिया है कि इस चैप्टर के बाद आज आपका थर्मोडायनेमिक्स का हार्डली 2 लेक्चर है। लेक्चर तो एक ही है बट क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो 2 लेक्चर ले लेते हैं, तो इसके बाद हो जाएगा। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, हालांकि जिस चीज का आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो अननेसेसरी है। सबने केमिस्ट्री में केटीजी, सीपी, सीवी, गामा सब पढ़ा है, मोनो, डाया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो अननेसेसरी है। फिर भी आप बोल रहे हैं तो हम पढ़ा देंगे। नहीं तो मैंने सोचा था कि केवल उस पे आपको पीवाईक्यूज करा दूंगा। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव में ये है कि कोई मान लो हमारे पास मीडियम पार्टिकल है ना, एक वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। तो वेव का, कैसी भी वेव है, मान लो इधर आ रही ट्रांसफर और वो फिर रिफ्लेक्ट हो रही है एक, और एक अपनी ट्रांसमिटेड हो जा रही है। रिफ्लेक्टेड वाली नीचे दिखा रहा हूं। तो मान लो हमारे पास कोई वेव पल्स एक आई, ठीक है, ये अब इसमें से कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ जो है अपनी रिफ्लेक्ट होगी। कुछ ट्रांसमिट होगी, ये मीडियम 1 है,
और ये मीडियम 2 है। तो देखो मीडियम 2 को दो चीजें हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, पहले रिजिड बाउंड्री, इसको हम ले लेते हैं पहला केस, रिजिड बाउंड्री। तो कोई लाइट वेव, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, अगर वो आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इंसिडेंट है। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वाली जो होगी, एक ही लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा, एक ही वेव पल्स ले रहे हैं। ठीक है, मान लो इधर से आई, तो जो रिफ्लेक्टेड वाली होगी उसका इन्वर्जन ऑफ शेप होगा, अगर रिजिड बाउंड्री से है, अगर वो रिजिड बाउंड्री से है तो क्या होगा, उसका इन्वर्जन ऑफ शेप होगा। तो वो ऐसे चली जाएगी और ट्रांसमिटेड वाली ऐसे चली जाएगी। तो इस इंसिडेंट का ये ट्रांसमिटेड है और ये रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड वाले में क्या होगा बच्चों कि देयर विल बी ए फेज चेंज ऑफ, है ना, देयर विल बी ए फेज चेंज ऑफ पाई। तो इसकी अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इंसिडेंट की इक्वेशन लिखेंगे आप, वाई आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए आई साइन ओमेगा टी माइनस K1 एक्स। K1 क्यों, वेव नंबर चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि वेव नंबर K इक्वल टू होता है ओमेगा बाई वी, और V किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे। तो इंसिडेंट का मैंने K1 माना है। रिफ्लेक्टेड के लिए क्या होगा, देखिए रिफ्लेक्टेड के लिए जो अपने पास होगा वाई आर, वो हो जाएगा अपने पास, ये देयर विल बी ए फेज चेंज ऑफ पाई। यहां पे क्या है, ये इन्वर्जन इन शेप होगा, तो देयर विल बी ए फेज चेंज ऑफ पाई। पाई का अपने पास एक फेज चेंज होगा। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या होना चाहिए, जल्दी से उसकी इक्वेशन बता दीजिए। रिफ्लेक्ट प्लस के एक्स, बहुत बढ़िया भाई, पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई होगा। ठीक है, तो इसके लिए वाई आर आप लिखेंगे ए आर साइन ओमेगा टी प्लस K1 एक्स, है ना, और प्लस पाई, ये होगा ओमेगा टी प्लस K1 एक्स प्लस पाई। तो इस तरफ आएगा, तो अपने पास ये बोल सकते हो, बहुत बढ़िया, इसको बोल सकते हैं वाई आर इक्वल टू ए आर साइन विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन, माइनस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस K1 एक्स, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। और ट्रांसमिटेड के लिए क्या लिख सकते हो, वाई टी इज इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी, है ना, और माइनस K2 एक्स, ओमेगा टी माइनस K2 एक्स। ये बताओ, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा भाई।
रिफ्लेक्टेड का भी एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का जो एम्पलीट्यूड में रिलेशन है, हालांकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, आज तक पूछा नहीं गया है कभी भी, ठीक है। जेई एडवांस में भी एक बार बस पूछा गया है, मैं बता देता हूं फिर भी। तो ए आर जो है उसको आप बताते हो तो वो आएगा K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये रिलेशन है, इनटू ए आई इंसिडेंट, ठीक है। और ए रिफ्लेक्टेड, ए ट्रांसमिटेड है, ट्वाइस K1 K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू ए आई। तो ये रिलेशन है बच्चों, K1 वेव नंबर है, ट्वाइस K1, सॉरी ये ट्वाइस K1 है, तो ट्वाइस K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए आई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एम्पलीट्यूड जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। अब K1 क्या है, तो K1 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बाई V1, ओमेगा बाई V1 लिख सकते हो ना, ओमेगा बाई V1। तो आप इसको V1 V2 के टर्म्स में भी कर सकते हो, ओमेगा बाई V1 है ना, 2 पाई f बाई V1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई f अपॉन V1। और सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स नॉट मीडियम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो आप यहां पे K1 ये बताएंगे, K2 जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई f अपॉन V2। तो जब इसको पुट करोगे तो आप V1 V2 के टर्म्स में भी आप एम्पलीट्यूड में रिलेशन निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V2 बाई में 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन में V2 इंटू ए आई। इसको आप लिख सकते हो V2 माइनस V1 अपॉन में V1 प्लस V2 इंटू ए आई। ये इंसिडेंट होगा, ये ट्रांसमिटेड के लिए क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन V1 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 इंटू ए आई, दैट इज V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही होगा ना भाई। इंटू ए आई, चेक करना जरा। तो वेलोसिटी के टर्म्स में ये हो जाएगा, अच्छा 2b होगा, 2b होगा 2v2 अपॉन V1 प्लस V2। तो मैंने सावधानी के लिए बता दिया, एक बार ये फॉर्मूला जाके देख लेना, ठीक है, जाते वक्त। बट आया नहीं है कभी, शायद कहीं अगर आ जाए तो बहुत खलेगा आपको। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इक्वेशन लिखना आ सकता है ना। तो नोट करके ये बात लिख देता हूं मैं कि फेज चेंज ऑफ पाई है ना, मतलब व्हेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, तो पाई का फेज चेंज होगा अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग आपकी थोड़ी पतली है और दूसरी स्ट्रिंग आपकी थोड़ी मोटी है, ठीक है। तो दूसरी स्ट्रिंग आपकी थोड़ी मोटी है, और इसमें अगर आप वेव पल्स जनरेट करते हो, इसमें अगर आप वेव पल्स जनरेट करते हो तो आप देखो क्या होगा कि ये रेयरर मीडियम ट्रीट होगा, है ना। दिस विल बी एक्ट्स एज ए रेयरर और दिस विल बी एक्ट्स एज ए डेंसर। क्यों भाई,
क्योंकि v इक्वल टू होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी सेम होगा दोनों में, दोनों स्ट्रिंग को आपने टॉट कर रखा होगा जिससे, है ना, तो वो सेम है, टेंशन दोनों में सेम होगा। अब टी अगर सेम है, ठीक है, म्यू की बात करो तो इसका म्यू, है ना, म्यू होता है एम बाई एल। तो जो थिकर वाली होगी उसका मास ज्यादा होगा तो उसका म्यू ज्यादा होगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसका म्यू ज्यादा है तो मतलब ये डेंसर होगा, ये रेयरर। तो ये वेव पल्स जो आएगी उसमें ये जो जंक्शन है एक्स एज ए नोड होगा। दिस जंक्शन विल बी एक्स एज ए नोड, ये कॉन्सेप्ट है। जंक्शन अपना नोड की तरह काम करेगा क्योंकि इसके रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट जो है गेट डिस्टर्ब नहीं होगा जल्दी, क्योंकि इसमें इनर्शिया ज्यादा है। मैंने कहा था कि म्यू सिग्निफाई इनर्शियल प्रॉपर्टी एंड टी सिग्निफाइड द इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो म्यू जिसका जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा और वो जो डिस्टरबेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये रिजिड एक्ट्स एज ए नोड और रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स सपोर्ट होगा। तो ऐसे केसेस में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का इन्वर्जन हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव जो आ रही होगी उसका यहां पर क्या हो जाएगा, इन्वर्जन इन शेप हो जाएगा। तो ये इधर जा रही होगी, ट्रांसमिटेड जो होगी वो ऐसे ही जाएगी विदाउट, है ना, ये रिफ्लेक्टेड होगी। फेज चेंज ऑफ पाई, फेज चेंज ऑफ पाई, ठीक है, और ये ट्रांसमिटेड ऐसे ही रहेगी, ट्रांसमिटेड वाली ऐसे ही रहेगी। इक्वेशन तो लिख ही लोगे, अभी अभी लिखा है आपने, ठीक है। तो कभी भी रेयरर से डेंसर में कोई वेव पल्स जा रही होगी तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो जहां पे रिफ्लेक्ट करेगी ये नोड की तरह काम होगा, रिजिड बाउंड्री की तरह यूज होगा। तो क्वेश्चन में आपको ये यूज कराया जा सकता है, ठीक है। अब मान लो एक ऐसा हो जाए कि अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड है, फ्री एंड, इसका क्या मतलब हुआ, और इंसिडेंट वेव पल्स इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा, एंड रिफ्लेक्टेड वेव पल्स रेयरर मीडियम। मतलब दोनों का मतलब यही है कि या तो फ्री एंड की तरह काम करे या रिफ्लेक्टेड रे जो है कहां से आ रही हो, इंसिडेंट रे डेंसर में हो और ये उल्टा हो जाए। जैसे मान लो ये उल्टा हो जाए, इसी को आप ऐसे सोचो कि ऐसा हो रहा है, अब मान लो आपने वेव पल्स जो है डेंसर में क्रिएट कर दिया है, तो ये जो पॉइंट होगा एक्स एज ए फ्री एंड, ये एक्स एज ए फ्री एंड होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी, ये डेंसर है ना, और ये रेयरर है। तो यहां पे ये जो पॉइंट होगा गेट डिस्टर्ब पूरी तरीके से, आसानी से ये पॉइंट जो है जल्दी डिस्टर्ब होगा। इसकी वेलोसिटी जो है इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, इसका म्यू ज्यादा है, इसका म्यू कम है, तो जिसका म्यू कम होगा उसमें वेलोसिटी वेव पल्स की ज्यादा होगी। तो एक्स एज ये फ्री एंड होगा, ये अपने पास हो जाएगा रेयरर, ठीक है। तो अब यहां पर अगर इक्वेशन लिखते हो तो यहां पे इक्वेशन वही लिखोगे, वाई आई इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वाली जो होगी ट्रांसमिटेड, इसके बाद
मान लो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड की जो इक्वेशन होगी इसमें शेप का इन्वर्जन नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड वाली ऐसे जाएगी, नो फेज चेंज, फेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि फेज चेंज होने का मतलब इन्वर्टेड हो जाना, फेज चेंज पाई का होने का मतलब माइनस ए है ना, मतलब तो वो चेंज हो जाएगा, तो वाई आई, तो यहां पे वाई आर जो लिखोगे वो अपने पास हो जाएगा ए आर साइन। अब लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसके लिए ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये जो प्लस आया है किसके लिए आया है समझ रहे हो, दिस इज फॉर वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सिंगल रोप नहीं है भाई, सिंगल रोप में नहीं होगा, मीडियम सेम होगा तो सिंगल रोप में कैसे होगा, फिर आपको फिर रोप को बांधना पड़ेगा किसी दीवार से, तो वो रिफ्लेक्ट करके आएगी, सिंगल रोप में तब होगा। तो यहां पे अपने पास होगा। अब यहां पर इसके लिए क्या बोलोगे, ट्रांसमिटेड जो होगी वो ऑलवेज ऐसे ही होगी, वाई टी जो होगा वो ए टी और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मीडियम अलग अलग है तो इसको K1 दे सकते हो, ये K1 हो जाएगा, ये K2, ठीक है। अब ये चीज को एक और समझने का तरीका है, देखो कि अपने पास एक मान लो कोई रॉड है, पोल है, और वहां पे एक रिंग लगी हुई है, कोई रिंग लगी हुई है, और आपने क्या किया है, कोई स्ट्रिंग में ये वेव पल्स जनरेट किया है, तो कभी ना कभी ये डिस्टरबेंस यहां पे पहुंचेगा, है ना, कभी ना कभी ये डिस्टरबेंस यहां पे पहुंचेगा, तो क्या होगा, ये कुछ अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा और ऊपर उठेगा, यहां बना दे रहा हूं, तो ये डिस्टरबेंस जो है कुछ नॉर्मल पोजीशन से अपने ऊपर उठेगा, रिफ्लेक्शन को फील करा रहा हूं कि आप कैसे देख सकते हो, और जो स्ट्रिंग है वो ऐसा हो चुका होगा। फिर जब ये नीचे आएगा, फिर जब ये नीचे आएगा तो फिर से क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये फ्री बाउंड्री है ना, कभी ना कभी डिस्टरबेंस यहां पर आएगा, और ये डिस्टरबेंस आएगा तो ये रिंग ऊपर उठ जाएगी, जबकि यहां पर ऊपर नहीं उठ पा रही थी, ठीक है, जबकि ये यहां पे देखो नोड है, तो ये ऊपर नहीं उठ पा रही थी, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्टेड होके इन्वर्जन हो गया, मतलब पाई का फेज चेंज हो गया। जबकि फ्री बाउंड्री होगा तो जितना इस पार्टिकल मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्ब होना है उतना डिस्टर्ब होगा, फिर नीचे आएगा तो वेव पल्स बिना जो है इन्वर्जन इन शेप के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेव जो है बिना रिफ्लेक्शन इन्वर्जन इन शेप, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट शेप का इन्वर्जन मतलब उल्टा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थ्योरेटिकली कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, या आपसे इक्वेशन पूछा जा सकता है, बहुत बुरे दिन होंगे तो आपसे इनमें एम्पलीट्यूड का रिलेशन पूछ सकता है, जो मैंने वेलोसिटी और K1 K2 के टर्म्स में भी आपको लिखवा दिया है, ठीक है। जेई एडवांस में एक जमाना था जब ये 10 नंबर में क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आया था, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, एक ही बार आया हुआ था, तब से लोग इसको पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चंस पे बात करते हैं।
A uniform horizontal rod of length 40 centimeter and mass 1.2 kg is supported by two identical wires. दो वायर्स आपको दिख रहे हैं, ये रॉड है, एक मास है जिसको आपको 1.2 kg को कहीं लटकाना है, इस तरीके से लटकाना है। अच्छा नहीं, रॉड का मास है 140 kg, आपको जिसको लटकाना है वो 4.8 है, जिसको लटकाना है वो 4.8 है। Placed on the rod so that the same tuning fork may excite the wire on the left into fundamental vibration and the right one into first overtone. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि ये ऐसे इक्विलिब्रियम में है, इसका मास 1.2 kg है, आपको 4.8 kg का एक ऐसा मास यहाँ पे कहीं पे हैंग करना है जिससे कि ये वाला फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करे और ये फर्स्ट ओवरटोन में करे। आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा केस है, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का। तो बच्चों यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि हमें नहीं पता कि हम उसे कहाँ पे हैंग करेंगे, तो हम क्या मानेंगे कि कहीं यहाँ पर हमने उस 4.8 kg को हैंग कर दिया, 4.8 kg को हमने यहां पर कहीं पर हैंग कर दिया। ठीक है, तो हमने बोला कि इसको हमने यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पे मैंने इसको 4.8 kg को, ये जो 4.8 kg है इसको हैंग कर दिया। तो 4.8 kg को हमने यहां पे हैंग कर दिया। अब सेंटर ऑफ मास रॉड का तो यहां पर है, तो यहां पे क्या लग रहा होगा, 4.8 kg और ये है 1.2 kg, तो यहां पे 1.2 mg, g को 10 ले लेते हैं, तो यहां पे आएगा 12 न्यूटन और यहां पे लग रहा होगा 48 न्यूटन। ये क्लियर है सभी को? यहां का टेंशन कुछ T1 होगा और यहां का टेंशन T2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये फंडामेंटल में वाइब्रेट कर रहा है और ये फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब n = 2, यही तो है। और ये दोनों सेम ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेट हो रहे हैं, ये दोनों सेम ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेट हो रहे हैं। इसका मतलब f ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, बोल सकते हो। इसी ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है ये अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करने में, और ये अपने सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन में। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि सारा गेम टेंशन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी NV/2L, NV/2L, लेंथ दोनों का सेम है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी अगर वेलोसिटी पे है तो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी टेंशन पे है। तो इसको हम कहां लटकाएंगे उसके अकॉर्डिंग T1 T2 चेंज होगा। ये बात सब लोगों को समझ में आती है। तो क्या पहली इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहली इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं T1 + T2 इज इक्वल टू 48 और 12 60 न्यूटन। पहली इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दी। नेट टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते हैं। टॉर्क कहां पे बैलेंस करना चाहेंगे? ये COM ऑफ रॉड है, तो जहां पर भी आप चाह रहे हैं वहां पे आप कर सकते हैं। आप अगर यहां पे करना चाह रहे हैं तो यहां पे कर लीजिए। यहां पे 48 न्यूटन का कोई टॉर्क नहीं होगा। अच्छा, इसका लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा बच्चों। ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर होगा, मतलब L अगर आप मान रहे हैं, L, ये L दिया हुआ है आपको, तो अगर आप इसको L मान रहे हैं तो ये L/2 होगा, है ना। तो L/2 होगा, तो ये कितना होगा? L/2 - x। आप सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड पे भी कर सकते हो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2 - x, L/2 - x, ठीक है। तो अब COM पे ही कर लेते हैं। टाउ नेट 0 है, आप कहीं भी कर सकते हो एट COM ऑफ रॉड। तो रॉड के COM पे नेट टॉर्क को 0 कर देते हैं,
तो नेट टॉर्क को जीरो किया जाए तो क्या आएगा, T1, देखो इधर T1 इंटू एल बाई टू, ठीक है, T1 इंटू एल बाई टू, और कैसा है माइनस में, और 48 न्यूटन का कैसा है, 48 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज है, और T2 का भी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो T2 और 48 न्यूटन है ना, T2 और 48 न्यूटन का एक तरफ है तो उसको आप प्लस ले सकते हो, वो बैलेंस करेगा T1 को, तो आप बोल सकते हो T1 इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 48 इंटू एल बाई टू माइनस एक्स और प्लस T2 इंटू एल बाई टू। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, T1 माइनस T2 L बाई टू इज इक्वल टू 48 L बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन है, और तीसरी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, तीसरी इक्वेशन रेजोनेंस की, क्या, एफ ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इक्वल टू एफ ऑफ वायर वन इक्वल टू एफ ऑफ वायर टू। तो मतलब इसको लिख सकते हो एन वी बाई टूएल्व, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट T1 बाई म्यू, है ना, एन तो 1 है बाई एल इज इक्वल टू, ये सेकेंड हार्मोनिक है या फर्स्ट ओवर टोन है, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 बाई एल अंडर रूट T2 बाई म्यू, तो एल से एल कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, स्क्वायर कर दोगे T1 इक्वल टू 4T2। तो पहले आप इन दोनों से T1 T2 निकाल लो, इन दोनों से आप पहले T1 T2 निकाल लो, और T1 T2 आ जाएगा तो उसको यहां पुट कर दो, x आ जाएगा। प्लीज जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से बच्चों आंसर बता दीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर बता दीजिए। हो सकता है कि आपको x जो भी मिलेगा लेफ्ट से, आपसे राइट से पूछेगा तो राइट से बता दीजिएगा, मैंने x वहां से लिया है। तो ये क्या पूछा है, वेयर शुड मास, हाँ ठीक है, जल्दी से x बता दीजिए। T1 48 T2 12, x बता दो x, ठीक है, T2 जो है 12 हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, 5 T2 तो 12 25 60, तो ये 12 न्यू, और ये हो जाएगा T1 हो जाएगा 48 न्यूटन। एक्स आर एफ कितना, x40 कैसे आ सकता है यार, मजाक कर रहे हो, x40 कैसे आ सकता है, टोटल 40 दिया हुआ, x40 कैसे आएगा, x 5 सेंटीमीटर आएगा। ओके चेक कर लीजिए भाई, x40 कैसे आ सकता है भाई सुमित भाई, 40 तो टोटल है, x40 कैसे आ सकता है, आप यहां पुट नहीं कर पा रहे, T1 और T2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, लेंथ आपको 40 दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए यार, ठीक है, अभी भी सबके अलग अलग आ रहे हैं, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिगर सो एन एल्युमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर ज्वाइंट टू ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब स्टील वायर का लेंथ L1 है, अगर ये 80 सेंटीमीटर है, इसको L1 ले लेते हैं और इसको L2 ले लेते हैं। ठीक है, और फिक्स टू सपोर्ट्स द टेंशन प्रोड्यूसेस 40, इस पूरे में टेंशन T है 40 न्यूटन, टेंशन जो है पूरे स्ट्रिंग में, दोनों कंपोजिट स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अपना कितना है 40 न्यूटन। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इज दिस एंड एल्युमिनियम इज दिस। तो स्टील का क्रॉस सेक्शनल अगर हम A1 मानते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा, मतलब A मान लेते हैं,
है ना। इसका अगर ए मान लेते हैं, चलिए A1 A2 ले लें, बाद में देख लेंगे। ये A1 ले लेते हैं और ये A2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इक्वल टू 3A1 एक तरीके से है। डेटा देखो, ये 3 है और ये 1 mm है। What could be the minimum frequency of a tuning fork which can produce a standing wave in the system when the joint acts as a node? Joint को तुम्हें नोड बनाना है, ये दे रखा है, ये नोड होना चाहिए, ये तो नोड होगा ही और ये भी नोड होगा। तो इससे पता चल गया कि ये दोनों स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का केस है। दोनों से ये पता चल गया कि दिस इज द केस ऑफ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। तो बच्चों अब ये हमें नहीं पता कि ये फंडामेंटल में वाइब्रेट करके यहां पे नोड होगा या फिर 2 टर्न लेके नोड होगा कि 3 टर्न लेगा, हमें नहीं पता। सिमिलरली इसके बारे में भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा कि लेट स्टील एंड एल्यूमिनियम रेजोनेट या वाइब्रेट N1 and N2 mode for joint to be node, for joint to be node। तो ज्वाइंट के नोड होने से क्या फायदा हुआ कि हम कैसा केस मानेंगे? बोथ आर द केस ऑफ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, बोथ आर द केस ऑफ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। अच्छा, सेम ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेट हो रहे हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वेट होगी, एफ स्टील इज इक्वल टू एफ एल्यूमिनियम एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो यहां हम लिख सकते हैं N1 अपॉन 2 L1 अंडर रूट, याद है मैंने तुम लोगों को बताया था T बाई म्यू। डेंसिटी भी देखो दे रखी है, डेंसिटी भी दे रखी है, ये ρ1 दिया हुआ है और ये ρ2 दिया हुआ है। और ρ1 और ρ2 में भी रिलेशन देख पा रहे हो कि ρ1 जो है 3 टाइम्स ऑफ ρ2 है। तो तुरंत कैलकुलेशन में मत जुट जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं हमेशा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? टी तो दोनों में सेम होगा, टी बाई म्यू के जगह पे मैंने बताया था, देखो फॉर्मूला काम आ रहा है, ρ1 A1 दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन 2L2 और ये हो जाएगा T बाई ρ2 A2। तो यहां से बच्चों आप N1 बाई N2 निकाल सकते हो क्या कि दोनों किस मोड्स में वाइब्रेट करेंगे। तो N1 और N2 निकाल सकते हैं, तो N1 N2 निकाल लीजिए। N1 N2 जो आएगा वो आएगा L1 बाई L2 अंडर रूट ρ1 बाई ρ2 इंटू A1 बाई A2। तो ρ1 बाई ρ2 यहां 3 होगा और A2 बाई A1 है तो ये कट के 1 हो जाएगा। ये रेशियो आएगा अपने पास L1 बाई L2 का जो कि 80 अपॉन में 60 दिया हुआ है, मतलब ये हो जाएगा 4/3। मतलब ये N1, ये जो स्टील है वो 4th हार्मोनिक में और ये जो है 3rd हार्मोनिक है ना, ये 4th हार्मोनिक में ऑसिलेट करेगा और ये 3rd में। इसके पास 4 लूप होंगे स्टील के और इसके पास 3 लूप होंगे। तो ये इससे पता चला कि N1 हमें मिल रहा है, N1 हमें मिल रहा है 4 दैट इज स्टील वाइब्रेट फोर्थ हार्मोनिक और N2 मिल रहा है 3, मतलब एल्यूमिनियम रेजोनेट इन 3rd हार्मोनिक। ठीक है, तो इसके 4 लूप होंगे और इसके 3 लूप होंगे। अब आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो ट्यूनिंग फॉर्क की, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ये ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर होगा, है ना। तो आप यहां से ट्यूनिंग फॉर्क की किसी एक में वैल्यू पुट कर दो
किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, चाहे N2 से निकाल लो चाहे N1 से। तो एफ ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क यहां से निकाल लोगे इसमें वैल्यू पुट करके, तो एफ ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क निकाल लीजिएगा आप लोग। वो हो जाएगा अपने पास 4/2L1 4/2L1 अंडर रूट टी बाई रो A1 रो 1A1 यहां से निकाल लो, या फिर 3/2L2 अंडर रूट टी बाई रो 2A2 यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, किसी एक में वैल्यू पुट करिए, ये कैलकुलेशन लेगा आपको, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर शो ए स्ट्रिंग स्ट्रेच बाय ए ब्लॉक गोइंग ओवर ए पुली। एक स्ट्रिंग है, वो पुली से पास होके ब्लॉक के पास है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन द 10th हार्मोनिक इन यूनिजोन। यूनिजोन का मतलब हुआ कि रेजोनेट विथ, है ना। यूनिजोन जो वर्ड है उसका मतलब होता है रेजोनेट करना। तो यूनिजोन विथ ए पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क, इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिजोन कर रहा है, मतलब रेजोनेट कर रहा है। तो ये रेजोनेंस हो रहा है दोनों की, है ना। इस वर्ड से परेशान मत होइएगा। When a beaker containing water is brought under the block, so that block is completely dipped into the beaker, the string vibrate in its 11th harmonic. इसके पहले क्या था, ऐसे ही ये ब्लॉक M है मान लीजिए, ठीक है। इसकी तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक, मान लीजिए इसकी डेंसिटी ρs है। तो आपको पता है कि यहां पर अभी टेंशन जो लग रहा होगा mg, और यहां पे टेंशन कुछ T1 होगा, और यही टेंशन इसमें होगा। ठीक है, अब आपने पानी ले आए और आपने इसको बीकर में डुबा दिया। मतलब आपने क्या किया कि इस ब्लॉक को पानी लाकर एक बीकर में डुबा दिया। तो अब टेंशन बदल जाएगा, है ना। अब टेंशन समझ रहे हैं सभी लोग कि यहां टेंशन हो जाएगा T2, तो यहां पे भी टेंशन T2 हो जाएगा। स्ट्रिंग के पुली मासलेस है, दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगा। तो ये अब बोल रहा है कि ये 11th हार्मोनिक में n की वैल्यू यहां पर 11 है, और यहां पे n की वैल्यू 10 है, 10 हार्मोनिक में। और आप एक चीज देखो कि ये भी स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का, ये रिजिड है ना पुली के साथ, तो ये जो है ये नोड होगा, और ये जो है पुली के साथ जो अटैच्ड है तो ये भी नोड होगा। सिमिलरली यहां पे भी आप यही बोल सकते हैं कि ये अपना नोड है और ये भी अपना क्या है, नोड। तो स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का केस होगा, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का केस होगा। फॉर्मूला यहां पे आप लगाएंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द ब्लॉक। तो पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू एन वी, टेंशन चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा, है ना। एन वी बाई 2L, लेंथ तो सेम ही रहेगा 2L अंडर रूट T1 बाई म्यू, म्यू तो सेम रहेगा। दिस इज इक्वल टू, अच्छा, द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 10th यूनिजोन विथ ए पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क। तो दोनों के केस में बच्चों ये किसके साथ रेजोनेट कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। ये भी किसके साथ रेजोनेट कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। तो दोनों केस में इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर ही होगी, तो दोनों के फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर सकते हैं। तो वही किया मैंने, यहां पे 11/2L अंडर रूट T2 बाई म्यू, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 121/100, है ना। देख लो 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा T1/T2। ठीक है, T1 क्या है, T1 अपना mg है, और T2 क्या है, W एपरेंट है। याद करो W एपरेंट क्या होता था, W रियल mg 1 माइनस ρl अपॉन ρs, यही तो होता था, mg अपॉन
1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। बोलो भाई, याद है सभी को? बॉइंट फोर्स लगेगा यहां पे, तो T2 प्लस एफ बी, जिसको नहीं याद है फिर देख लो, वो होगा mg। तो T2 जो होगा वो होगा mg माइनस एफ बी। तो यहीं से वो चीज मैंने लिखा है। तो T2 अपने पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो mg कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस इज इक्वल टू 121 अपॉन 100। आई थिंक ये वाटर था। लिक्विड की डेंसिटी दी है क्या? ये वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी सबको पता है, 1 ग्राम पर सीसी और 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, है ना? 1 ग्राम पर सीसी या 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो आप वहां से पुट कर सकते हो, ये अपने पास आ जाएगा। यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा रो एस की वैल्यू, यहां से आप रो एस निकाल लीजिएगा, रो एल सबको पता ही है। ये क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सब क्वेश्चंस आप एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ कुछ मर्ज करके आपसे पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हैवी स्ट्रिंग इज टाइट एट वन एंड ऑफ ए मूवेबल सपोर्ट एंड टू ए लाइट थ्रेड एट द अदर एंड। A heavy string is tied to one end of a movable support and to a light thread to the other end as shown in the figure. अच्छा, the thread goes over a fixed pulley and support a weight to produce a tension. The lowest frequency with which the heavy string resonate is 120 Hz. If the movable support is pushed to the right by 10 centimeter, so that joint placed on the pulley, what will be the minimum frequency at which heavy string can resonate? क्वेश्चन के डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। ये जो दिया हुआ है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा यहां तक क्या होगा, ये थोड़ा हैवी होगा, मतलब थिक होगा। तो ये इन्होंने किया नहीं है। अरे यार, ये थोड़ा थिक होगा, ये तो उसका मतलब नहीं रहेगा। ऐसे है, ऐसे, तो ये थोड़ा थिक है, ये लाइट है, समझ गए? तो हैवी स्ट्रिंग इज टाइट एट वन एंड, एक हैवी स्ट्रिंग है टाइट एट वन एंड बाय मूवेबल सपोर्ट, ये अपना मूवेबल सपोर्ट है। ये मूवेबल सपोर्ट है, एंड टू ए लाइट थ्रेड एट द अदर एंड, ये लाइट थ्रेड है, ये जो थ्रेड है ये लाइट है ना? ये लाइट थ्रेड है, ये है, ठीक है? और थ्रेड पुली से पास हो रहा है, ये हैवी स्ट्रिंग है। अब क्लियर होगा सभी को, ये हैवी स्ट्रिंग है, ठीक है? अब ये कहता है कि द थ्रेड गोज ओवर ए फिक्स पुली, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विथ विच द हैवी स्ट्रिंग रेजोनेट इज 120 हर्ट्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से आप क्या समझ पा रहे हो कि इस सिचुएशन में अगर आप इसे रेजोनेट करा रहे हो, तो ये जो हैवी स्ट्रिंग है मिनिमम कितने फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट कर सकता है? 120 हर्ट्ज से। तो आप मुझे बताओगे बच्चों जरा कमेंट करके कि इस सिचुएशन में अभी ये लाइट हैवी स्ट्रिंग कौन सा केस होगा? अगर आप हैवी स्ट्रिंग को रेजोनेट कराओगे तो ये कौन से केस का फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, फर्स्ट हार्मोनिक है वो सही है, मैं पूछ रहा हूं कि ये हैवी स्ट्रिंग कैसी बिहेव करेगी, स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड और स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, ये पूछ रहा हूं इस सिचुएशन पे। फर्स्ट हार्मोनिक तो है, ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? स्ट्रिंग
टाइड एट बोथ एंड करोगे, मतलब मैंने अभी आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का जो फंडा बताया वो आपको समझ में नहीं आया। बहुत लोग बोथ एंड ही लिख रहे हैं, सभी लोग वन एंड होगा बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है कि जो इसको समझ पाएगा, अभी अभी मैंने आपको रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इतनी देर तक समझाया, उसमें यही था बच्चों, आपको ये समझ लेना चाहिए था कि ये स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड होगा और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, क्योंकि ये हैवी है और ये लाइट है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो जंक्शन होगा, दिस विल बिहेव एज ए एंटी नोड, फ्री एंड। ये लाइट वाला है ना, ये फ्री एंड की तरह काम करेगा भाई, है ना, फ्री एंड। तो ये आप बोलेंगे केस ऑफ स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड, ये चीज पकड़ना था। बाकी इस क्वेश्चन में फिर कुछ रहता नहीं है, मतलब V/4L इक्वल टू आपको कितना दिया है 120 हर्ट्ज, ये आपको 120, यही फंडामेंटल है। तो V/4L जो दिया हुआ है वो है 120 हर्ट्ज। बच्चों ये मैं फिर बता रहा हूं आपको, अभी अभी मैंने आपको ये केस बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया लगता है, ये वाला। इसमें आपको ये फ्री एंड वाला जो बताया था, है ना, ये डेंसर और ये रेयरर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जब डेंसर से रेयरर में होगा तो दिस विल एक्ट एज ए फ्री एंड, तो ये फ्री एंड की तरह काम करेगा बच्चों। तो ये फ्री एंड की तरह काम करेगा, तो यहां पे एक इक्वेशन ये हो जाएगी। अब मान लो ट्रॉली आपकी, आपने ट्रॉली को मूव करा दिया, ट्रॉली को मूव करा दिया, और ट्रॉली को जब मूव करा दोगे तो अब क्या बोला है 10 सेंटीमीटर, आपने ट्रॉली को कितना मूव कराया है 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपने ट्रॉली को 10 सेंटीमीटर मूव करा दिया तो अब ये जंक्शन कहां पे आ जाएगा, पूरा का पूरा यहां पर, और ये आपका पूरा लाइट वाला यहां आ जाएगा। तो अब देखो कि ये जो यहां पर ये पूरा, ये तो नोड है ही, और ये पुली के साथ है तो ये भी नोड होगा, तो ये अब बनेगा स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। पुली पर आ जाएगा ना 10 सेंटीमीटर, अगर आप पुश कर दोगे इसको 10 सेंटीमीटर आगे ले जाओगे, 10 सेंटीमीटर तक ही आगे ले जाना है, तो ये ज्वाइंट अब यहां पे पुली पे आ जाएगा, तो पुली विल बी फिक्स, तो इट विल नाउ एक्ट एज ए फिक्स एंड, है ना। तो व्हाट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द हैवी स्ट्रिंग कैन रेजोनेट। तो हैवी स्ट्रिंग के लिए यहां पर आप क्या बोल सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल ये होगा, इसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगा V/2L, V/2L, है ना, और V/4L, V/L है 120। तो यहीं से आप समझ सकते हो ये कितना हो जाएगा, यहां से 240 हर्ट्ज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, 240 हर्ट्ज, 2 λ/4, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई सुमित, वही चीज मैंने किया है। तो यहाँ लैम्डा वाम्डा निकालना नहीं है, बस आपको ये V/4L दिया है, यहीं से आप V/2L निकाल लो और 240 हर्ट्ज आपको मिल जाएगा, ठीक है। Consider the situation shown in the figure. The wire which has a mass of 4 ग्राम, एक वायर है जिसका मास है 4 ग्राम, ऑसिलेट इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक, ये स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड है, ये दिख ही रहा है आपको, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड है, और ये सेकेंड हार्मोनिक है ना, सेकेंड हार्मोनिक दिख भी रहा है, या फर्स्ट ओवरटोन, और ये भी बोल सकता था फर्स्ट ओवरटोन, है ना, ये फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकता था। तो बोल रहा है कि द वायर विच हैज ए मास ऑफ 4 ग्राम ऑसिलेट इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक एट सेट इनटू एयर कॉलम, ये एयर कॉलम है, एयर कॉलम इन द ट्यूब इनटू वाइब्रेशन इन इट्स फंडामेंटल मोड। असल में ये इन्होंने थोड़ा सा यहां पे लगा दिया, ये ओपन होगा, ठीक है बच्चों, ये चीज ओपन होगी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा,
मतलब ये चीज जो है ना ये ओपन है, ओपन होगा, ये क्लोज नहीं होगा, नहीं तो कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन कैसे जाएगा। मतलब आप इस ऑर्गन पाइप को, है ना, इस एयर कॉलम को रेजोनेट करा रहे हो एक स्ट्रिंग से, सीधी बात ये है। और ये स्ट्रिंग जो है रेजोनेट कैसे हो रही समझ रहे हो इसको, ये और ये पाइप, यहां पे अपने पास लिक्विड है, तो लिक्विड है तो ये कैसा बनेगा, ये बताइए जरा कमेंट करके, ये कैसा होगा बच्चों, कौन सा पाइप कंसिडर करोगे, ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप, जल्दी बताइए। तो एयर कॉलम इन द ट्यूब इनटू वाइब्रेशन इन इट्स फंडामेंटल मोड, एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, फाइंड द टेंशन इन द वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए क्या करने वाले हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप, बिल्कुल ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, यहां पे ये क्लोज है ना, लिक्विड है, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव होगा। और इस क्लोज ऑर्गन पाइप में ये एयर है, इसी को रेजोनेट करेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो एट रेजोनेटिंग कंडीशन, at resonating condition f of wire equal to f of f ऑफ वायर क्या होगा, एन वी बाई टू एल, मतलब 2/2l अंडर रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू एफ एयर कितना होगा, ओपन ऑर्गन पाइप है तो ओपन ऑर्गन पाइप कैसा होगा, सॉरी क्लोज ऑर्गन पाइप 2n-1 v/4l। और ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है, एयर कॉलम ट्यूब इनटू वाइब्रेशन इट्स फंडामेंटल मोड, ये देखो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, v/4, v ऑफ एयर बाई 4l, और इसका जो l है वो कितना दिया हुआ है, L1, ये L40 दिया हुआ है, ये L1 मान लेंगे। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, म्यू दिया है क्या, मास ऑफ 4 ग्राम, मास ऑफ 4 ग्राम, तो म्यू निकाल सकते हो भाई, m/l, 4 इंटू 10⁻³ अपॉन में 1 मीटर, ठीक है। तो बस पुट कर लीजिए, ये हटा दीजिए, तो l अपने पास है 1/l, l है 1 मीटर, अंडर रूट t बाई म्यू कितना है 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू v एयर दिया हुआ है 340 अपॉन में 4 इंटू L1, L1 भी 1 मीटर दिया है, और ये 40 सेंटीमीटर दिया है। ओके ओके, ये गलत हो गया, ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻², तो म्यू हो जाएगा 1/10, म्यू हो जाएगा 1/10, ये 40 होगा, तो 40 इंटू 10⁻², और ये हो जाएगा 1/10, मतलब t/1/10। तो यहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिए और t बता दीजिए, यहां से सॉल्व करके t बता दीजिए, इसको सॉल्व करके t बता दीजिए बच्चों, जल्दी से t बता दीजिए। वन बाई 100 होगा, म्यू कितना होगा, m कितना दिया है 4 ग्राम है, तो 4 इंटू 10⁻³ और l है 40 सेंटीमीटर, अच्छा l है 40 सेंटीमीटर, ओके ओके, हाँ सही कह रहे हो, यही सब ध्यान रखना है, 40 इंटू 10⁻², तो यहां पे 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये म्यू होगा 1/100, तो यहां पे 1/100 आएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, टी बता दीजिए जल्दी से, किसी ने नहीं बताया अभी, टी बता दीजिए जल्दी से, टी बता दो जल्दी से।
अरे टी तो बताओ। वन वन 5.6। ओके, तो देख लीजिएगा, यहां से आप टी निकाल लीजिएगा। कुछ पीवाई क्यूज है, हालांकि लोग कहते हैं कि पीवाई क्यूज कराओ, मतलब मुझे ये निहायत, अपने इलिस्ट्रेशन तो फिर भी झिल जाते हैं, है ना, ये सब नहीं झिलता इतना घटिया लेवल, फिर भी चलिए। इन द वेव इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन, है ना, 2 पाई बाय लैम्डा दिस वेलोसिटी ऑफ वेव, जुलाई 2022 का ही है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसको कंपेयर करना है, कुछ नहीं करना है आपको। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर कर लीजिए बच्चों, इसको अंदर ले जाइए और ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर कर लीजिए। तो वेलोसिटी आपको बतानी है। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू ओमेगा बाई वी, k इक्वल टू ओमेगा बाई वी, तो v हो जाएगा ओमेगा बाई के, v हो जाएगा ओमेगा बाई के। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको थोड़ा सा और लिखते तो a साइन, है ना, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दीजिए इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, और यहां से 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो ए साइन, मतलब करने के बहुत तरीके हैं, 2 पाई बाय लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई टी इंटू टी माइनस एक्स, और लैम्डा बाई टी, मतलब स्मार्ट तरीका ये है कि आपको कोई कैलकुलेशन ना करना पड़ेगा, यही तो v है, वी टी माइनस एक्स, यही तो v है बच्चों, तो वी टी माइनस एक्स, v सीधे सीधे दिख रहा है यहां पे 400 है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, ये सब फर्जी आइटम टाइप के सवाल हैं यार, ये सब आए हुए सवाल हैं। आप लोग पीवाईक्यू के लिए परेशान रहते हो, कुछ नहीं, दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं होता, बस पढ़ाई नहीं करते हो इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग वेव हैविंग वेवलेंथ, इसी को लोग यूट्यूब पे चिंगाड़ चिंगाड़ के जो है सेशन ले रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, मेरे लिए बहुत ही झिलाऊ है ये। वेवलेंथ लैम्डा है 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। हाँ, जेई एडवांस में आप जितना बोलोगे उतना पीवाईक्यूज करेंगे जेई एडवांस में। लैम्डा 4 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, एंड ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो आप लोग समझते हो कि जो भी इक्वेशन होगा उसमें सभी में माइनस खैर दिया हुआ है, सभी में माइनस दिया हुआ है। अब इसमें देख लो कि लैम्डा और ये फ्रीक्वेंसी किसमें जो है मैच कर रही है, जल्दी बता दो। इसी ये यही फॉर्म है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही फॉर्म है। के जो है यहां पे दिख रहा है, वहां से आप लैम्डा निकाल लो, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, है ना, और ओमेगा जो होगा वो 2 पाई एफ होगा, तो यहां से निकाल लो, लैम्डा जो होगा वो 2 पाई के है और एफ है 2 पाई बाय ओमेगा। तो जल्दी से बता दो किस में मैच कर रहा है, जल्दी से बताइए किस में मैच कर रहा है। या आपको उल्टा भी कर सकते हैं कि लैम्डा आपको 4 दिया हुआ है ना, तो आप के निकाल लो और के की वैल्यू पुट कर दो, तो यहीं पे ये ज्यादा आसान है। तो के जो है हो जाएगा 2 पाई बाय 4 और ओमेगा हो जाएगा 200 पाई। तो ये आपके पास हो जाएगा, दिख रहा है ये 0.5 पाई के इसमें आ रहा है, और यहां से 200 पाई ये आ रहा है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। सी कैसे होगा यार,
सी कहां होगा? इसका आंसर डी आएगा। डी आएगा भाई, सी नहीं आएगा। यही गलती करोगे जल्दीबाजी में। इसका आंसर डी आएगा, देख लो ना, है ना। पाई जो है पूरे में है, पाई को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और पाई को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। डी आएगा, डी। Two traveling wave produces a standing wave represented by equation this much. The node closest to the origin in the region x greater than 0 will be. तो आपको हो सकता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहा हो, आपको नोड ढूंढना है और जस्ट 0 के बाद वाला ही नोड, पहला ही नोड क्लोजेस्ट पूछा है, क्लोजेस्ट नोड ढूंढना है स्टैंडिंग वेव में। तो स्टैंडिंग वेव में बच्चों ये एम्पलीट्यूड बताता है, तो एम्पलीट्यूड अपने पास क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ mm है। कॉस ये 2π लिख सकते हैं, इसको π/2 लिख सकते हैं क्या? इसको पाई के फॉर्म में π/2 लिख सकते हैं क्या? π/2x, बोलो, इसको π/2 लिख सकते हैं ना। और एम्पलीट्यूड ये होगा। तो एट नोड क्या बोला है, क्लोजेस्ट फॉर नोड एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। मतलब यहां से देखो कि πx/2 एक तरीके से π/2 होना चाहिए, तो x आ जाएगा 1, x 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या रखा हुआ है इन सब में? इन सब में कुछ नहीं रखा है, तो x 1 आ जाएगा। A progressive wave traveling in along the positive x direction is represented by the equation this one. Its snapshot at t = 0. ठीक है, तो अब स्नैपशॉट वर्ड से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि स्नैपशॉट आपको बता चुका हूं, आप लोग जानते हैं कि कोई वेव ट्रैवल कर रही है, अचानक उसका फोटो खींच लिया गया t = कहां पे, 0 पे। तो इसका बताना है फाई क्या होगा। तो बच्चों फाई के लिए देखो, आप ओरिजिन वाले पार्टिकल को जरा देखो, तो एट x = 0 एंड t = 0, ओरिजिन वाले पार्टिकल को देखो, ओरिजिन वाले पार्टिकल को यहीं पे x = 0, t = 0, y is 0, y 0 है। ओरिजिन वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है, तो एट x = 0, t = 0, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, तो 0 पुट करो, इक्वल टू आ जाएगा यहां पे a sin phi। x भी 0 है, t भी 0 है, उस पे y अपना 0 है। ठीक है, तो फाई आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, sin phi = 0। तो phi इज इक्वल टू, पीरियोडिक है यहां पे पाई, तो पाई आपका आंसर हो जाएगा, पाई आपका आंसर हो जाएगा। सी कहां होगा यार, सी नहीं होगा। अच्छा, साइन 0 पे भी 0 है, अच्छा बिल्कुल, एक मिनट रुको, साइन 0 पे जीरो क्यों नहीं लेंगे, जीरो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइन 0 भी तो 0 होगा। इसके जो इक्वेशन होगी फाई = 0 पे भी 0 होगा बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, फाई अगर 0 हो जाएगा, हाँ तो भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या क्या लॉजिक क्या होना चाहिए, पाई 0 क्यों नहीं लोगे, ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं होगा। क्योंकि स्टार्ट वाला कर्व ऊपर होगा। नहीं समझे, नहीं क्या है स्टार्ट वाला, स्टार्ट वाला कर्व ऊपर होगा, ओके। अच्छा हाँ ठीक है, अगर t = 0, 0 नहीं होगा, n = 1 से, n = 1 से, ठीक है। नेक्स्ट है, ए साउंड एब्जॉर्बर एटीन्यूट्स द साउंड लेवल बाय 20 डेसिबल, द इंटेंसिटी डिक्रीजेज बाय। इस वर्ड से परेशानी हो सकती है, अंग्रेजी का टेस्ट ले रहे हैं, मतलब ये डिक्रीजेज है,
और कुछ नहीं है। इस वर्ड से आपको परेशानी हो सकती है। हाँ, रेफरेंस ही 0 था, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग पकड़े हो। तो ये साउंड एटीन्यूट्स द साउंड लेवल बाय 20 डेसिबल, द इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ। तो बच्चों इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, एटीन्यूट्स का मतलब ध्यान रखिएगा डिक्रीज। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताया है आप लोग को, आई इक्वल टू आई नॉट 10 log आई अपॉन आई नॉट, एंड दिस इज योर साउंड लेवल बीटा। तो ये बीटा 1 बोल दें, इसको I1 बोल दें। बीटा 2 जो होगा वो होगा 10 log I2 अपॉन आई नॉट, और ये दिया हुआ है कि डिक्रीजेस बाय, साउंड लेवल डिक्रीजेस बाय, मतलब बीटा 1 माइनस बीटा 2 इज 20। ये गिवन है, ये गिवन है, बीटा 1 माइनस बीटा 2 20 गिवन है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बीटा 1, ये सब फोकट के नंबर हैं। अब हाँ, किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी को ये लाउडनेस के बारे में पता नहीं, किसी को ये फॉर्मूला ही नहीं पता, वो क्या ही कर सकता है। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 10 log I1, है ना, आई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो log I1 अपॉन आई नॉट माइनस log I2 अपॉन आई नॉट, log A माइनस log B, तो log A अपॉन log B, तो log I1 अपॉन I2, और ये 20 दिया हुआ है, तो यहां से ये 2 आ जाएगा इक्वल टू log I1 अपॉन I2। तो क्या पूछा क्या था, द इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ। तो इंटेंसिटी कितने से डिक्रीज करेगी, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, I1 अपॉन I2 10 की पावर 2, तो I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन 100। ठीक है, तो 100 से डिक्रीज कर जाएगी, तो ये 100 से जो है अपनी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है बच्चों? A uniform rope, thin rope of length 12 meter of mass 6 kg hangs vertically from a rigid support and a block of mass 2 kg is attached to its free end. A transverse short wave train, मतलब ये ऐसा है और कोई यहां पे एक ब्लॉक है, तो ये यूनिफॉर्म रोप है, 12 L इसका 12 मीटर है और मास इसका 6 kg है ना। इज एट हैंग वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट एंड ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ये ब्लॉक है 2 kg का, इज अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड। ए ट्रांसवर्स शॉर्ट वेव, यहां पे एक वेव पल्स बना रहे हो और ये ऊपर आ जाती है, तो इसकी वेलोसिटी बता देनी है। ठीक है, ए ट्रांसवर्स शॉर्ट वेव फ्रंट ऑफ वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड ऑफ द रोप। व्हाट इज द वेवलेंथ व्हेन इट इज रीचेज एट द टॉप। तो जिस फ्रीक्वेंसी से आपने इसको प्रोड्यूस किया होगा किसी सोर्स फ्रीक्वेंसी से, तो देखिए v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये तो सबको पता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि v बाई लैम्डा इक्वल टू एफ, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि यहां का ये v1 है, ये लैम्डा 1 है, और यहां पे ये v2 है और ये लैम्डा 2 है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, देखो v1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाई लैम्डा 2। हमें लैम्डा 2 चाहिए, तो लैम्डा 2 हो जाएगा v2 बाई v1 इंटू लैम्डा 1, और v2 जो होगा वो होगा अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो v2 के लिए लिख सकते हो t2, म्यू तो दोनों के लिए सेम होगा, t2 अपॉन t1 इंटू लैम्डा 1, अंडर रूट टी बाई म्यू, म्यू तो सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास
T2/T1 इंटू λ1। ये क्लियर है। अब T2/T1 निकाल लो यार। T2 यहां पर क्या हो जाएगा, ये 12 और ये 6 है, तो 6 और 2 8, 80 हो जाएगा। म्यू कट जाएगा म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहां पे म्यू जो होगा म्यू कट जाएगा, चाहे यहां पे म्यू अपना कैंसिल होगा। तो T2 अपने पास आ जाएगा 80, 60 और 2, 6 2 8, तो 80 और ये हो जाएगा T1 हो जाएगा 20 इंटू λ1, तो ये हो जाएगा 4। तो λ2 इक्वल टू 2 λ1। चेक करिएगा बच्चों, 2 λ1, λ1 कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, तो ये 12 हो जाएगा। λ1 तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो कुछ दम है क्या, बताओ। ये सब आपके वही सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आए हुए हैं 2-3 सालों में। A tuning fork of frequency 340 Hz resonate in the fundamental mode with a air column of length 125 cm in a cylindrical tube closed at one end. When water is slowly poured in it, the minimum height of water required for observing resonance once again. अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये कहता है कि ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क है, वो रेजोनेट कर रहा है फंडामेंटल मोड में विथ एयर कॉलम ऑफ लेंथ 125 सेंटीमीटर इन ए सिलेंड्रिकल ट्यूब क्लोज एट वन एंड। ये है, तो ये अभी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, तो मतलब एक तरीके से ये है ना। अच्छा, अब बोला है कि व्हेन वाटर स्लोली पोर्ड इन इट, द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्विंग रेजोनेंस वंस अगेन। तो देखो इसमें आपने पानी भर दिया, यहां तक पानी भर दिया, अब फिर से इसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि अभी भी फर्स्ट हार्मोनिक ही होने चाहिए, अभी भी फर्स्ट हार्मोनिक होना चाहिए। मिनिमम हाइट का मतलब समझ रहे हैं आप, अगर ये मिनिमम होगा, ध्यान दीजिएगा, ये मिनिमम होना है, तो ये जो L माइनस एच जो होगा, ये L2 ले लेते हैं, ये भी मिनिमम होना चाहिए जो कि L माइनस एच होगा। ये पूरा L ले रहे हैं, L माइनस, इसको L1 ले लो, तो ये भी मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो ये भी मिनिमम होना चाहिए, मतलब मिनिमम हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्विंग रेजोनेंस वंस अगेन। इससे ये पता चलता है कि इस केस में भी फंडामेंटल मोड में ही ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेंथ 125 इन सिलेंडर, फंडामेंटल में तो नहीं कर पाएगा। फंडामेंटल में कैसे कर पाएगा, रेजोनेंट और ट्यूनिंग फॉर्क वही है। अब अगर आप लेंथ चेंज कर रहे हो, लेंथ चेंज कर रहे हो, तो ये फर्स्ट में कर रहा है, तो अब उसके बाद क्या हो सकता है बताइए, सेकेंड होगा, है ना, सेकेंड होगा। तो ये जो होगा आप बोल सकते हो कि यहां पर L1 जो होगा वो अगर λ/4 है, तो L2 जो होगा वो 3 λ/4 होगा। हालांकि इसमें अनजाने और जाने में एंड करेक्शन की बात लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें धोखा हो सकता है, इसमें इन्होंने एंड करेक्शन लिया है। अच्छा, मान लो नहीं लें तो देखें, L2 जो होगा इनको देना चाहिए था, कुछ दिया तो नहीं है, 3 λ/4। L2 जो होगा वो 3 λ/4, तो λ/4 को अगर हम लिख लेंगे L1, तो L2 जो होगा वो 3 λ, L2 बड़ा आ जा रहा है। एक मिनट,
पहले v इक्वल टू एफ लैम्डा से हम लैम्डा निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और वेलोसिटी दी हुई है, तो लैम्डा कितना होगा v बाई एफ। v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है अपना 340, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 340, तो ये आएगा अपने पास 1 मीटर। ठीक है, तो ये आएगा 1। अब अगर ये 1 है तो हम लोग क्या करें, यहां का L1 निकाल लें। L1 दिया हुआ है ये 125 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो 3 L2 की बात करें तो हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, मतलब 3/4 इंटू 1, और मीटर में ये 3/4, अच्छा ये सेंटीमीटर है, 1 मिनट, v बाई एफ, ये मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये 1 मीटर ही हुआ। ठीक है, मतलब ये L2 हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो ये 75 सेंटीमीटर होगा बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यही है कि फंडामेंटल से नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो L2 हो जाएगा 75। तो हाइट कितना होगा h, 125 माइनस 75, हाइट ऑफ वाटर पूछा है, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 50, है ना, देख लो 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा अपना 50 सेंटीमीटर। ये इंटीजर टाइप हो सकता है क्वेश्चन हो, तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें यही कहा था कि ट्यूनिंग फॉर्क है, तो पहले हमने v इक्वल टू एफ लैम्डा से लैम्डा निकाल दिया, फिर पानी भर दिया आपने, फिर पूछ रहा है द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्विंग रेजोनेंस वंस अगेन। तो रेजोनेंस फिर से होगा, तो नेक्स्ट रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, यही है फंडामेंटल के बाद वाला, तो वही यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लोज ऑर्गन पाइप of length L and open organ pipe contain gases of density ρ1 and ρ2 respectively. The compressibility of gases, यहां से आप एक चीज देख पा रहे हैं, compressibility K इज रेसिप्रोकल ऑफ बीटा है। याद आ रहा है आपको बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज योर कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो दो गैसेस हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस आर इक्वल इन बोथ द पाइप। इसका मतलब अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी सेम है तो उनका बल्क मॉडुलस सेम है। ठीक है, बल्क मॉडुलस अपना सेम है। बोथ द पाइप आर वाइब्रेटिंग इन द फर्स्ट ओवरटोन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। तो द लेंथ ऑफ ओपन पाइप, एक ओपन पाइप है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ L है, और एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ हमें निकालना है। और जो क्लोज ऑर्गन पाइप है, बोथ द पाइप आर वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, तो F ओपन इक्वल टू F क्लोज। ये 2021 का क्वेश्चन है। ओपन के लिए क्या बोलोगे, ओपन के लिए NV/12 है ना, तो फर्स्ट ओवरटोन है, तो इसका हो जाएगा V/2 L1। L तो दोनों के लिए सेम है, नहीं इसका L है, तो F ओपन हो जाएगा NV/12 फर्स्ट। क्लियर है सभी को भाई, F जो होगा F ओपन के लिए NV/12 ओपन, F क्लोज 2n-1 V/4L। तो n इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हो, n इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हो, तो देखिए ये फर्स्ट ओवरटोन है बच्चों, फर्स्ट ओवरटोन है तो n इक्वल टू 2 होगा, तो यहां पे ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3V/4L1। और ये V1 ले लो, L1 ले लो, V2 ले लो, L2 ले लो। ठीक है, तो 1/L1 इसको आप क्या लिख सकते हो, √B/ρ1। B/ρ1 डेंसिटी निकालना है ना,
रो वन दिया हुआ है, b बाई रो वन, दिस इज इक्वल टू 3/4 L2 अंडर रूट b बाई रो टू, b बाई रो टू, है ना। किसी भी गैस में जो वेलोसिटी है इन जनरल वो b बाई रो है, याद आ रहा है सभी को, इन जनरल मीडियम में। तो यहां से अब आप निकाल सकते हो, आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द पाइप L2, तो यहां से आप L2 निकाल सकते हो। L2 क्या हो जाएगा, 4/3 रो टू बाई रो वन, नहीं L2 चाहिए ना, तो L2 चाहिए तो 3/4 L1 बाई L2 इंटू रो वन बाई रो टू। देखो जरा, अच्छा ओपन ऑर्गन पाइप पूछा है, ओपन पूछा है, क्लोज दिया हुआ है, क्लोज का दिया है मतलब एक तरीके से L2 L गिवन है, L2 L गिवन है, तो L1 पूछा है, तो L1 हो जाएगा 4/3 L रो टू अपॉन रो वन रो टू भी उल्टा ले लिया है क्या, ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन गैसेस ऑफ डेंसिटी रो वन, अच्छा क्लोज का है, ये उल्टा ले लिया है मैंने, ये उल्टा ले लिया, रुको, तो F क्लोज है 1, F ओपन हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा 2/2 L2 अंडर रूट b बाई रो टू इज इक्वल टू 3/4 L अंडर रूट b बाई रो वन। तो ये L2 चाहिए, ये L1, L1 की वैल्यू L गिवन है, अब तो कर लिया होगा सबने, तो L2 हो जाएगा 4/3 अंडर रूट रो वन बाई रो टू L, तो ये 4 आ जाएगा, x जो होगा वो 4 होगा, ठीक है, x जो होगा वो 4 होगा। तो कुछ भी नहीं है इन सब क्वेश्चंस में, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि आप अगर टॉपिक अच्छे से पढ़े हो, बेसिक फंडामेंटल्स चीजें कर चुके हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस किए हो, तो क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, आप उस पर ज्यादा जोर दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये एंड करेक्शन पे बेस्ड है, बिना बताए दिया हुआ है एंड करेक्शन, ये बिना बताए आपको एंड करेक्शन जो है चिपकाया है। ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग स्पीड ऑफ वी इन ए रेजोनेंस ट्यूब मेथड। रेजोनेंस ट्यूब मेथड वही है कि यहाँ पे एक अपना पानी भरा होता है और धीरे धीरे पानी का लेवल आप कम बेस करते हो और उससे रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस इज ऑब्जर्व टू ऑकर इन 2 सक्सेसिव लेंथ, एक 30 सेंटीमीटर और एक 70 सेंटीमीटर पे, देन V इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों यहां पे क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह यूज होगा ये, रेजोनेंस ट्यूब मेथड में यही है कि यहां वाटर रहता है, तो पहली बार अगर ये रेजोनेंस हुआ है तो दोबारा जो होगा, तो पहले के लिए हम ले सकते हैं L1 प्लस ई इक्वल टू लैम्डा बाई 4 और दूसरे के लिए L2 प्लस ई इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। क्यों सक्सेसिव लिखा हुआ है, देखो यहां पे ये वर्ड लिखा हुआ है सक्सेसिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम, है ना, सक्सेसिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो यहां से अगर आप देखो E एंड करेक्शन आपके लिए डायमीटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। और देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है,
तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हम यहां से लैम्डा पहले निकाल सकते हैं क्या? देखो L2 माइनस L1, इन दोनों से L2 माइनस L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, लैम्डा बाई 2, L2 माइनस L1 लैम्डा। मान लो कोई बच्चा एंड करेक्शन नहीं लेता, ठीक है, मान लो कोई बच्चा बोलता है कि नहीं हम एंड करेक्शन नहीं लेंगे, तो भी उसका आंसर आ जाता, क्योंकि ई तो ऐसे भी कट जाएगा, यहां ई नहीं होता। L1 लैम्डा बाई 4, L2 3 लैम्डा बाई 4, सक्सेसिव लेना था आपको। तो दोनों को जब आप करोगे, है ना, आप बोलोगे सर क्यों आपने फर्स्ट और सेकेंड ही लिया, थर्ड और फोर्थ? अरे कोई भी दो कंसेक्यूटिव लोगे तो उनके बीच का यही आएगा, L2 माइनस L1 जो आएगा वो अपने पास लैम्डा बाई 2 ही आएगा। तो विथ एंड करेक्शन करो या विदाउट एंड करेक्शन आप, ठीक है, आसानी से दोनों चीज। यहां पे दिया नहीं है, अगर दिया नहीं भी है मैंने ले लिया, अगर नहीं भी दिया है तो आप विदाउट एंड करेक्शन भी करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो यहां से अब आप लैम्डा निकाल लो, 2L2 माइनस L1, ठीक है, विदाउट एंड करेक्शन भी यही मिलेगा, और वेलोसिटी हो जाएगा एफ लैम्डा। तो एफ अपने पास कितना दिया हुआ है, 480 इंटू ये लैम्डा 2 इंटू L2 माइनस L1, ये दिया हुआ है 70 माइनस 30, 70 माइनस 30। तो यहां से आपको v मिल जाएगा, यहां से आपको v मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर कट लिखा होगा कि कंसिडरिंग एंड करेक्शन, नहीं लिखा हुआ है, मैंने ले लिया है, अगर आप एंड करेक्शन नहीं भी लेते तो भी यही आंसर आता, विदाउट एंड करेक्शन। और अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव लेते, कोई भी दो कंसेक्यूटिव लेते तो उनके बीच का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही होता, ये समझ रहे होंगे। A string of 2 meter long fixed at its end is driven by 240 hertz vibrator. The string in its third harmonic mode. The speed of wave and its fundamental. ये सब कर लेना यार, मैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन एक दो बीट्स के करा देता हूं, बाकी आप करिएगा। कुछ अलग के क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं एक बीट्स के। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, A tuning fork A of unknown frequency produces 5 beats. ये थोड़ा अलग टाइप के हैं, ये कर लेते हैं, बाकी तो आप कर लीजिएगा। तो a tuning fork A of unknown frequency produces 5 beat with a fork of known frequency 340, मतलब है ना, दो ट्यूनिंग फॉर्क है A और B। तो एफ ए अननोन है, ए का अननोन है, और एफ बी ये जो है इसका हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एफ बी। एफ ए अननोन है, इसको कुछ एफ मान लेते हैं, एफ बी हमें दिया हुआ है, या एफ ए ही रहने देते हैं, ठीक है। एफ बी जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 340। तो लास्ट पे हम लोगों ने बताया था कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज मॉड ऑफ F1 माइनस F2। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हेन एक वर्ड लिखा है फाइलिंग एंड वैक्सिंग, दो चीजें होती हैं, देखिए। तो यहां पे आप पहले ये बोल सकते हो एफ ए माइनस एफ बी मॉड इज इक्वल टू 5। आप बोलो सर मॉड क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसका किससे डिफरेंस लिया गया है, किसका किससे डिफरेंस लिया गया है हमें नहीं पता। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, एफ ए माइनस एफ बी था 340, तो एफ ए की दो पॉसिबिलिटी होगी, क्या होगा, मॉड खोलोगे तो प्लस माइनस 5, मतलब यहां से एफ ए की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 345 हो जाए, या एफ ए की पॉसिबिलिटी माइनस लोगे तो आपको हो सकती है 335 हो जाए, ठीक है। अब 345 भी एफ ए हो सकता है, 335 भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक वर्ड लिखा है फाइल्ड। फाइलिंग का मतलब होता है कि आप ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग को घिसकर पतला कर रहे हो, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क
तो ट्यूनिंग फॉर्क, फाइलिंग का मतलब क्या हो, फाइलिंग समझते हो कि घिस कर जो है उसके जो प्रॉन्ग्स है उसको पतला कर रहे हो, मतलब उसमें इनर्शिया कम कर रहे हो, मतलब वो जल्दी वाइब्रेट होगा, आप उसके रेजोनेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। तो फाइलिंग में होगा ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। तो बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अलग से करा दिया। और एक होता है वैक्सिंग, मतलब इस पे वैक्स लोड कर रहे हो, इसके प्रॉन्ग पे वैक्स लोड कर रहे हो, मतलब उसका मास ज्यादा हो जाएगा तो उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी वाइब्रेट नहीं करेगा, मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। तो दिस इज फाइलिंग एंड दिस इज वैक्सिंग। तो बच्चों अब ये बताओ जरा आप लोग कि ए को फाइल कर रहे हो और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेज बाई 2, मतलब अब ये 5 के जगह पे जो नंबर ऑफ बीट्स आएगी वो 2 हो जाएगी। ऐसा कब पॉसिबल होगा जल्दी बताइए। जब हम 340 से 335 को माइनस करेंगे, देखिए बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और फाइलिंग पे एफ बढ़ रहा है, तो एफ जब एफ बी से माइनस होगा तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी। इधर देखिए, अरे भाई समझ रहे होंगे कि एफ अगर एफ बी से एफ जो है माइनस होगा तब ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है, यहां समझिए बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी कब, जब एफ बढ़ेगा। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो फाइलिंग में एफ बढ़ रहा है, फाइलिंग में एफ बढ़ रहा है तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, मतलब एफ एफ बी से माइनस में होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों 335। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो 335 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 335। ठीक है, 345 नहीं होगा। वो दोनों का रीजन क्लियर है क्या सभी को, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। तो 335 ये सभी को क्लियर है, जल्दी बोलिए। ये क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज मेक्स 5 बीट पर सेकेंड with the vibrating string of a piano. The beat frequency decreases to 2 beat per second when the tension in the piano string is slightly increased. अगर आप पियानो के टेंशन को इंक्रीज कर देते हो, मतलब स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, पियानो या गिटार ये सब क्या है, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड है, तो आप बोल सकते हो कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है, एफ ट्यूनिंग फॉर्क जो रेजोनेट हो रहा है, नॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 256 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों से देखिए यहां रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, बोथ हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग बीट। अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन किया उसमें वायर, दो वायर दोनों ट्यूनिंग रेजोनेट कर रहे थे, किसके साथ, ट्यूनिंग फॉर्क के, मतलब उनकी बराबर थी फ्रीक्वेंसी, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी अलग है इसीलिए तो बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो एफ ट्यूनिंग फॉर्क होगा 250 हर्ट्ज, एफ वायर नहीं दिया है उसको एफ मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना बीट दे रहे हैं, 5 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 256 माइनस एफ मॉड इज इक्वल टू 5, या ऐसे ले लो एफ माइनस 256 मॉड इज इक्वल टू 5। तो क्या सॉल्यूशन आ सकता है एफ का, 256 प्लस 5 या फिर 256 माइनस 5, या तो ये हो सकता है या फिर 256 माइनस 5, तो ये हो सकता है अपने पास। ठीक है, अच्छा इन्होंने वो नहीं दिया, इसी में दिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो वायर है, एफ ऑफ वायर आप क्या बोलोगे,
n बाई 2l अंडर रूट टी बाई म्यू, यही तो बोलोगे। तो टेंशन को आप बढ़ा रहे हो तो एफ वायर बढ़ेगा, है ना। टेंशन को आप अगर बढ़ा रहे हो तो एफ वायर भी बढ़ेगा बच्चों। तो जब एफ वायर बढ़ेगा, लेकिन बीट्स क्या हो रही है, देखो बीट्स डिक्रीज कर रही है, बीट्स अपनी 5 से 2 हो गई। तो बीट का इसका बढ़ना, एफ का वायर का बढ़ना, टेंशन का बढ़ना, और बीट का डिक्रीज होना, इसका मतलब कौन किससे माइनस हो रहा होगा, 256 से। यही तो बात होगी फिर कि 256 माइनस एफ ऑफ वायर अगर हो तभी ये बीट होगा। तो बीट का घटना, एफ का बढ़ना, यही तो मतलब है कि बीट अपना घटेगा तो एफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये होना चाहिए 256 माइनस 5, 256 माइनस 5। क्लियर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन, बिफोर पूछा है, बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन पूछा है, बिफोर इंक्रीजिंग द पूछा है, ये ध्यान रखना। आफ्टर इंक्रीजिंग होगा तो प्लस माइनस 2 से कहानी शुरू होगी, बिफोर इंक्रीजिंग पूछा है तो 256 माइनस 5 हो जाएगा, 256 माइनस 5 हो जाएगा। ये क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है क्या सभी को, जल्दी बताइएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, जल्दी बताइए, ये क्लियर है क्या। ये क्लियर है क्या बच्चों। चलिए ए ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज पेयर में प्रोड्यूसेस 4 बिट पर सेकेंड। इसका क्वेश्चन फिर आप लोग बता दीजिए। आफ्टर पूछता तो आपको फिर 256 माइनस 2 जो 251 है ना, 256 माइनस 251 जो करते तो 2 से करते, बीट्स का 2 आ जाता। ठीक है। ए ट्यूनिंग फॉर्क अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड विथ 1 फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सीपीएस जो है उसकी यूनिट हो सकती है, एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट तो हर्ट्ज होती है। ठीक है। तो यहां पे अब आप क्या लिख सकते हो, छोड़ रहा हूं भाई, तो एफ ए तो मान लो एफ ए माइनस एफ बी, ए ट्यूनिंग फॉर्क अरेंजमेंट प्रोड्यूस 4 बिट विथ 1 फ्रीक्वेंसी 288, और अननोन वाले का लेट अननोन फ्रीक्वेंसी भी एफ, तो एफ माइनस 288 ऐसे लिख सकते हैं, मॉड इज इक्वल टू कितना है 4 बीट्स। और ये देखो वैक्सिंग का केस है, वैक्स लोड कर रहे हो तो बताया था कि जब भी वैक्स लोड करोगे तो जिस पर लोड करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ए लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द अननोन फॉग, तो इस पे आप वैक्सिंग कर रहे हैं। पहले देखिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, प्लस माइनस 4, तो एफ हो सकता है 292 एक हो सकता है, या फिर अपने पास हो सकता है 284। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा लेंगे, इसको देखते हुए कि जब आपने वैक्स कर दिया देन इट प्रोड्यूसेस 2 बीट्स, ऑब्वियसली बीट्स घट रहा है, तो यहां पे वही चीज हो गई। अब बीट का घटना आपको क्या बता रहे हैं, जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दिया है केवल, बाकी लोग भी बताओ यार क्या होगा जल्दी। वैक्सिंग कर रहे हो तो अननोन वाले की फ्रीक्वेंसी घट रही है, अननोन वाले की फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ बीट भी घट रहा है। अननोन वाले की फ्रीक्वेंसी घट रही है और बीट भी घट रहा है, इसका मतलब एफ माइनस 288 अगर हो बच्चों, है ना, इक्वल टू बीट, तो बीट आपका नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड घट रहा है, ये तभी होगा जब एफ घटेगा, क्योंकि आप एफ से इसको माइनस करोगे, ये तो फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घट रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़े से 292
288 से बड़ा लोगे तो f की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 292। ठीक है बच्चों, तो 292 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप प्रिडिक्टेड है कि आपको मिल सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैंने 5-6 क्वेश्चन और छूटे होंगे, वो आप कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, 10 से लेके 16 तक 6 क्वेश्चन आपको मैं छोड़े दे रहा हूं, तो 6 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, आंसर तो आप ढूंढ ही लेंगे। तो 6 क्वेश्चन आपके लिए है। तो वेव की कहानी बच्चों यहीं समाप्त होती है। डॉपलर जेई मेंस के बाद किया जाएगा, जैसे आप बोल रहे थे, आपका डिमांड था। ठीक है, तो मैंने देखिए नेक्स्ट के लिए यही सोचा है कि आपका दो क्लास और बचता है। थर्मो का डिमांड आ रहा है, तो मैं थर्मो केटीजी और बाकी जो मुझे लगता है मैं वो करा दूंगा। ठीक है, लास्ट वाला एक बार बता दीजिए भाई। लास्ट वाले में मैंने यही कहा कि जब ये तो फाइलिंग का केस है, लास्ट वाले में मैंने यही कहा कि जब आप वैक्स लोड करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है घटेगी। तो बच्चों जब इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, ये फिक्स है, तभी बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी। इसका मतलब आप 288 से कोई बढ़ा रहा होगा तभी तो 4 बीट मिल रहा होगा, तो इसीलिए 292 चूज किया गया है। ठीक है, तो 2 क्लास और है, उसके बाद आप जो है स्वतंत्र हैं। ठीक है, उसके बाद का अगर 2 वीक बचता है तो उसमें मैं वीक में 2 जो है कुछ आप बता देंगे, वो या तो मैं अपने अकॉर्डिंग प्रियोरिटी बेसिस पे पीवाईक्यूज ले लूंगा, यही हो सकता है। बाकी अब आप लगभग कोर्स समाप्ति है, आज से ही समाप्त है। कुछ लोग की स्पेशल डिमांड पे केटीजी है तो करा दूंगा, हालांकि सब पढ़ा है आपने केटीजी में, मैं कुछ नया नहीं कराने जा रहा हूं, फिर भी मैं ले लूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं कल।